बड़ी हम कल शेरशाह सूरी के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा कि किस प्रकार शेरशाह सूरी का राइज होता है, किस प्रकार वह द्वितीय अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहता है। शेरशाह को भारतीय इतिहास में न केवल उसकी अफगान साम्राज्य की स्थापना के लिए याद किया जाता है, अपितु एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया, इकोनॉमिक और जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स है, जो मिलिट्री रिफॉर्म्स है और आदि भी उसने किए, जिसके कारण से शेरशाह को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। जहाँ तक शेरशाह की लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स का प्रश्न है, शेरशाह ने जो प्रारंभ में शेरशाह के जो फादर है हसन का सूर है, वो उनको सासाराम का शेरशाह को सासाराम का प्रबंधक नियुक्त करता है और वहाँ उसने जो भूराजस्व व्यवस्था लागू की, उसी को राष्ट्रीय स्तर पर, अपने अखिल भारतीय स्तर पर अपने साम्राज्य में उसने लागू किया। और ये फिरोज तुगलक के बाद में दूसरा मुस्लिम शासक था जिसने किसानों के हितों को ध्यान में रख कर के लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म या लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म कर उसे रीऑर्गेनाइज किया। उसने शेरशाह ने भूराजस्व व्यवस्था का मुख्य जो कार्य था वो उसने जमींदारी प्रथा के स्थान पर रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। शेरशाह ने भूमिका निर्धारण की जो पैमाइश की पद्धति है उसको लागू किया। और अब्बास का शहरवानी लिखता है कि शेरशाह ने पैमाइश की पद्धति को सख्ती से पूरे साम्राज्य में लागू किया और केवल मुल्तान में लागू नहीं किया, क्योंकि शेरशाह वहाँ उसने गल्लाबख्शी पद्धति को जारी रखा, क्योंकि मुल्तान शेरशाह को लगा कि मुल्तान के राजपूत है, राजस्थान के राजपूत है, उससे नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए शेरशाह ने अपने साम्राज्य के अधिकांश भाग में रेतवाड़ी प्रथा, जबकि कुछ अपवाद स्वरूप मुल्तान और राजस्थान जैसे इलाके हैं वहाँ पे उसने गल्लाबख्शी पद्धति को लागू किया, जिससे कि जमींदार नाराज़ न हो। शेरशाह ने विभिन्न फसलों के लिए भूमिकर की दरें भी निश्चित कर दी, निर्धारित कर दी और उसकी सूची उसकी एक सूची भी तैयार कर दी। अबुल फजल है उसको रे के नाम से पुकारता है और अबुल फजल बताता है कि भूमिकर की दरें निर्धारित करने के लिए शेरशाह ने कृषि योग्य भूमि को 3 भागों में बांटा, एक उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और न्यून भूमि, और इन तीनों भूमि के उपजों को जोड़ करके उसका औसत निकाल करके उसका 1/3 भाग भूमिकर के रूप में निर्धारित किया। तो शेरशाह है वो भूमिकर की दर का जहाँ तक प्रतिशत, शेरशाह ने कुल उपज का 1/3 भाग है वो भूमिकर है वो निर्धारित किया, और लेकिन मुल्तान के अंदर वो भूमिकर की दर 1/4 थी। शेरशाह ने किसानों को ये सुविधा प्रदान की कि भूमिकर की दर नगद में दे या अनाज के रूप में दो, दोनों रूप में दे सकते हैं, ये उनको छूट दी। अब शेरशाह ने भूमिकर के अलावा 2 और नए कर है वो अपने जनता पर इम्पोज किया, अपने किसानों पर इम्पोज किया। एक जरीबाना था, एक महाशिलाना था। जरीबाना है जो किसानों की भूमि की जो पैमाइश की जाती थी, नाप की जाती थी, उसकी फीस के एवज में जो कर लिया जाता था उसको जरीबाना कहा जाता था। तथा महाशिलाना जो भूमि कर संग्रह करने वाले जो राजस्व अधिकारी है उनको जो तनख्वाह दी जाती थी उसकी फीस है वो उसको महाशिलाना कहा जाता था। ये दोनों ही जो कर है वो किसानों से है वो शेरशाह के समय वसूल किए जाते थे, और इसका भूमिकर की दर है वो 2.5% से 5% थी। शेरशाह द्वारा पहली बार किसानों को भूमिकर के पट्टे भी दिए गए थे और किसानों के पास कुल कितनी भूमि है उस पट्टे में पूरा उल्लेख होता था कि लगान कितना होगा और कुल भूमि की बाउंड्री क्या है, ये सब चीज़ों का उल्लेख है वो पट्टे में लिखा होता था। शेरशाह ने अपने भूराजस्व अधिकारियों को ये सख्त आदेश दिया था कि किसान किसी भी प्रकार का वो किसानों से किसी प्रकार का भेंट, नजराना, गिफ्ट वगैरह नहीं लें और निश्चित दर से अधिक लगान है वो किसानों से वसूल नहीं करें, और यदि कोई राजस्व अधिकारी निश्चित दर से अधिक लगान वसूल करता हुआ पाया जाता तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था। अब्बास का शेरवानी लिखता है कि यदि सेना के गुजरने के दौरान है यदि किसी किसान की फसल खराब हो जाती थी तो भी सरकार को एक मुआवजा दिया जाता था। शेरशाह ने जो उपयुक्त राजस्व व्यवस्था लागू की उसका मुख्य दोष ये था कि उसने निम्न श्रेणी की भूमि वाले किसानों को अधिक कर देना पड़ता था, किंतु यदि शेरशाह अधिक समय तक जीवित रहता तो वह इस दोष को भी अवश्य दूर कर देता। तो ये शेरशाह सूरी के जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म थे जो काफ़ी हद तक है वो अच्छे थे। शेरशाह ने एक मिलिट्री रिफॉर्म भी किए। शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था में सुधार करने के लिए जो रिफॉर्म है वो अलाउद्दीन खिलजी ने जो लागू किए थे, उस अलाउद्दीन खिलजी की जो मिलिट्री रिफॉर्म थे वही रिफॉर्म है शेरशाह ने लागू किए। और शेरशाह ने एक अलाउद्दीन खिलजी की तरह एक परमानेंट जो सेना है वो उसका गठन किया। अब्बास का शहरवानी कहता है कि 1,50,000 घुड़सवार थे और 25,000 पैदल थे, 5,000 हाथी थे शेरशाह की सेना के अंदर।
शेरशाह ने सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए गुरों को दागने और जो सैनिकों का हुलिया रखने की जो पद्धति जो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, उस पद्धति को ही अपने साम्राज्य में उसने लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी की बात ही शेरशाह ने सैनिकों की नियुक्ति करने का जो काम है, शेरशाह है जो अलाउद्दीन खिलजी है वो दीवान आरिजी विभाग को सौंपा था और उनका वेतन भी सीधा खजाने से जाता था। इसी प्रकार शेरशाह ने भी आरिजी विभाग के द्वारा ही सैनिकों की नियुक्ति की व्यवस्था लागू की। जहाँ तक शेरशाह की मुद्रा प्रणाली का प्रश्न है कि शेरशाह ने एक मुद्रा प्रणाली का गठन किया और अपने पूर्ववर्ती शासकों के उसने सभी सिक्के हैं, सभी जो सिक्के उसको बंद कर दिया और उनकी जगह रुपया और दाम दो नए सिक्के जारी किए शेरशाह ने। तो रुपया चांदी का सिक्का होता था और उसका वजन 180 ग्रेन होता था, जबकि दाम है वो तांबे का सिक्का होता था और 1 रुपये में 64 दाम होते थे। तो इस प्रकार जो शेरशाह ने नई मुद्रा प्रणाली का गठन किया, दो नए सिक्के रुपया और दाम जारी किया और जो रुपया चांदी का होता था और जो दाम है वो जो तांबे का होता था, 1 रुपये में 64 दाम होते थे। और शेरशाह ने दाम की पैसा या फलूस भी कहा जाता था दाम को। शेरशाह के द्वारा पहली बार सिक्कों पर देवनागरी लिपि के अंदर लेख भी लिखवाए। शेरशाह ने चांदी के छोटे सिक्के भी जारी डलवाए, जैसे 1/2 भाग, 1/4 भाग, 1/8 भाग, 1/16 भाग, जिसको अठन्नी, चवन्नी, दुवन्नी, एकन्नी कहते थे। शेरशाह ने सोने के सिक्के सिक्के भी जारी किए, जिसको अशरफी कहा जाता था। और जो शेरशाह की अशरफियों का वजन है 167.4 ग्राम है, 167 ग्रेन है, 168.5 ग्रेन है, ये होता था। तो शेरशाह ने जो मुद्रा प्रणाली का जो गठन किया था उच्च कोटि की थी और शेरशाह के बाद में ये पूरे मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश काल में भी और आज़ाद भारत में आज भी रुपया वो चलता है, जो कि चांदी का नहीं है लेकिन रुपया आज भी है वो प्रचलन में है। तो शेरशाह की ये मुद्रा प्रणाली है वो महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। शेरशाह ने अनेक निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य करवाए और उसके द्वारा निर्माण कार्यों के अंदर उसके शुम का मकबरा है जो कि सैसाराम के अंदर है, जो उसने अपने जीवन काल में बनाया। तो शेरशाह की मकबरे की गिनती जो काल की जो प्रसिद्ध इमारतों में की जाती है, ब्रिटिश इतिहास का कनिंगहम तो शेरशाह के मकबरे के बारे में कहता है कि स्थापत्य की दृष्टि से शेरशाह का मकबरा ताजमहल से भी ज़्यादा अच्छा है। ये मकबरा एक झील के बीच के अंदर बना हुआ है और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है। शेरशाह ने दिल्ली के अंदर है जो हुमायूं का दीनपना है उस महल को गिरा दिया और उसके स्थान पर एक नया महल बनाया जिसको शेरमंडल कहा जाता है और इसको दिल्ली का पुराना किला भी कहा जाता है। और इसी के पास एक मस्जिद भी बनाई शेरशाह ने जिसको किला कुहान मस्जिद कहा जाता है। शेरशाह ने पंजाब की झेलम नदी के किनारे पर रोहतासगढ़ का एक नए किले का निर्माण करवाया जिससे कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत से हैं वो आक्रमण को रोका जा सके। अब्बास का और शेरशाह द्वारा निर्मित जो शेरशाह ने मतलब जो अनेक सड़कों का निर्माण करवाया, उसमें सड़कों का जाल बिछाया इसने। और पहली बार सबसे जो प्रमुख सड़क है वो पंजाब से जो रोहतासगढ़ से प्रारंभ होकर के बंगाल के सुनारगाम तक जाती थी, उसको सड़क आजम या ग्रांड ट्रंक रोड है वो कहा जाता था, या जीटी रोड कहा जाता था। और इसकी जो दूसरी सड़क है वो एक प्रकार से जो आगरा से होकर के बुरहानपुर तक जाती थी, और तीसरी सड़क है वो मुल्तान से लेकर के लाहौर तक जाती थी, और चौथी सड़क है आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़गढ़ जाती थी। शेरशाह ने न केवल इन सड़कों का निर्माण करवाया अपितु 2-2 कोस के फासले पर उसने 1700 सरायों का भी निर्माण करवाया जो शेरशाह की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। और इनमें यात्रियों को खाने के लिए और ठहरने के लिए भी मुक्त व्यवस्था की, और ये सराय हैं वो डाक का भी काम करती थी, तो कम्युनिकेशन के लिए शेरशाह का महत्वपूर्ण कार्य था। शेरशाह ने इसके अतिरिक्त है वो जो व्यापार है उस पर आर्थिक सुधार के अंतर्गत व्यापार में पूर्वी बंगाल और रोहतासगढ़ जहाँ से सामान बनता था और जहाँ से सामान आता था उसके स्थान पर सभी स्थानों पर उसने चुंगी माफ़ कर दी, जिससे व्यापार वाणिज्य को है वो प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार शेरशाह की 1545 में मृत्यु हो जाती है, और उसके पश्चात इस्लाम शाह उसका लड़का है वो 1553 से 1545 से 53 तक शासक बनता है। और 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद में सूर साम्राज्य वो 3 सुल्तानों में विभाजित हो जाता है, सिकंदर शाह सूर, आदिल शाह सूर और मोहम्मद शाह सूर, जैसे कि मैंने पहले बताया। और सिकंदर सूर पंजाब से लेकर आगरा और दिल्ली तक स्वतंत्र शासक था, आदिल शाह सूर बिहार का और मोहम्मद शाह सूर बंगाल का स्वतंत्र शासक था। तो इस ऐसी स्थिति के अंदर जो हुमायूं है जो कि 1540 के अंदर हुमायूं को शेरशाह ने है वो कन्नौज के युद्ध के पश्चात है उसको निष्कासित कर दिया था। हुमायूं कुछ समय के लिए मालदीव से सहायता मांगता है, लेकिन वो उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, और हुमायूं फिर जो आपके अमरकोट के अंदर जो वीरसाल की यहाँ शरण लेता है, राणा वीरसाल सिंध के शासक जो अमरकोट था वहाँ पर वीरसाल के शरण लेता है, और वहीं महलों में
अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है, जिसकी अकबर द ग्रेट, जिसके बारे में आगे आगे सब पढ़ेंगे। लेकिन मीर साल को डर लगा कि कहीं शेरशाह उस पर आक्रमण न कर दे। ऐसी स्थिति में हुमायूं है वो ईरान के शाह की यहाँ शरण ले लेता है और वहाँ 7 तमस्क के यहाँ रहता है। और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जब सूर साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो जाता है, तो उनके आपस में झगड़े, इन सूर शासकों के भी आपस में झगड़े होते हैं। इन झगड़ों का लाभ हुमायूं उठाता है और 1555 के अंदर वो पंजाब पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके पंजाब सिकंदरा सूर को पराजित कर देता है और अकबर को है हुमायूं है वो वहाँ का गवर्नर है वो नियुक्त कर देता है। और इस प्रकार जो हुमायूं है, मच्छीवाड़ा का युद्ध है और जो आपका सरहिंद का युद्ध है, उन 2 युद्धों के द्वारा है वापस दिल्ली सल्तनत जो वापस मुगल जो शासक है वो बन जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि और इसके समय के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हुमायूं है वो पंजाब जीतने के पश्चात अकबर को है वहाँ का जो एक गवर्नर नियुक्त कर देता है। और अकबर छोटा था इसलिए बैरम खां को जो हुमायूं का सबसे विश्वास पात्र था और जो उसको उसका संरक्षक है वो नियुक्त कर देता है। इसके पश्चात जून 1555 में हुमायूं सिकंदरा सूर के साथ सरहिंद का युद्ध होता है, पराजित हो जाता है सिकंदरा सूर। फिर जुलाई में दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है और लेकिन 6 महीने बाद भी जनवरी 1556 में दिल्ली में स्थित शेरमंडल के किले पर हुमायूं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार लेलन पूल ने ब्रिटिश इतिहासकार ने ठीक कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और अंत में खाकर के उसकी मृत्यु हो गई। और इसी बीच है जो 15 साल का शासन है 1540 से 1555 तक है, वो शेरशाह है वो अफगान साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शेरशाह अकबर का अग्रगामी था। उसने एक अपने अनुभवों के द्वारा है, अपने खुद के बल पर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, आर्थिक सुधार है, सैन्य सुधार है आदि। हालांकि कुछ नवाचार तो नहीं थे, लेकिन जो सल्तनत काल की जो व्यवस्था थी काफ़ी हद तक उसी व्यवस्था को उसने लागू किया जिसका अकबर को है आगे जो अकबर शासक बना उसको काफ़ी सहयोग मिला। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।